हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हमारे अतीत सेकंड इतिहास के सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 3 जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द हैं? उत्तर है हाँ। न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच का संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है। इस संबंध में 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदव्विर का लिखा हुआ यह कथन है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। प्रश्न 1। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? उत्तर है मिन्हाज ने लिखा है कि ईश्वर ने जो आदर्श व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाता था। इसी आधार पर मिन्हाज ने स्वीकार किया कि वह यानी कि रजिया अपनी सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। रजिया इन विचारों से सहमत नहीं थी, इसलिए उसने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हमारे अनुसार उस काल में स्त्री का शासक बनना कठिन था, क्योंकि स्त्री को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर समझा जाता था। यही कारण है कि काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर के 1279 ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों से जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। प्रश्न 1। क्या आपको गुलाम को बेटों से बढ़कर के मानने का कोई कारण समझ में आता है? उत्तर है गुलाम को बेटों से बढ़कर के मानने के प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे कि गुलाम अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति बेटे की तुलना में अधिक स्वामी भक्त, निष्ठावान तथा समर्पित होते थे। पुत्र राजगद्दी प्राप्त करने के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकते थे, लेकिन गुलाम ऐसा नहीं कर सकते थे। गुलाम चूँकि पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए मालिक और संरक्षक भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। प्रश्न 2। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? उत्तर है 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान की आलोचना राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के रूप में इसलिए की थी क्योंकि सुल्तान ने नीचे खानदान के लोगों की नियुक्तियां ऊंचे पदों पर कर दी थी। बर्नी ने ऐसी नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए सुल्तान की आलोचना की थी। प्रश्न 1। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर है अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। जैसे सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बना करके रहते थे। वे कभी कभी बांस के झुरमुटों में रहते थे, क्योंकि भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो उनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कल्पना करें। प्रश्न 1। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं
और आप सुल्तान के द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? उत्तर है, कर नहीं चुकाने पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमें अपनी भूमि का त्याग करना पड़ता और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हमारे ऊपर भारी दंड लगाया जाता, जिसे हमें ही वहन करना पड़ता। फिर से याद करें। प्रश्न 1, दिल्ली में पहले पहले किसने राजधानी स्थापित की? उत्तर है, दिल्ली में पहले पहले तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की। प्रश्न 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? उत्तर है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। प्रश्न 3, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? उत्तर है, मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। प्रश्न 4, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? उत्तर है, इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था। आइए समझें प्रश्न 5, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? उत्तर है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों के वेतन का भुगतान होता था। प्रश्न 6, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, भीतरी सीमा। भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों में किलेबंद बसाव जहाँ पर कि सैनिक रहते हैं की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से है, जहाँ से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। प्रश्न 7, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? है, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे, जैसे उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी, उन्हें कोई भी इक्ता स्थायी रूप से नहीं दिया जाता था, वह थोड़े समय के लिए ही मिलता था, जिसके बाद में उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य के द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य के द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। वह हमारे विचार से सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे मुक्तियों के निम्न कारण हो सकते थे, जैसे कि मुक्तियों के ऊपर कठोर नियंत्रण का होना, उन्हें स्थायी रूप से किसी इक्ता की जिम्मेदारी ना देना और उनका जल्दी जल्दी स्थानांतरण कर देना। आइए विचार करें। प्रश्न 8, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? उत्तर है, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि ये लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। ये लेखक अक्सर अपना इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। प्रश्न 9, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? उत्तर है हाँ। सल्तनत काल की तुलना में आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि आज भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व और भी अन्य उच्च पदों पर रह चुकी हैं।
वे वर्तमान में पदारूढ़ हैं। प्रश्न 10, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? उत्तर है कि दिल्ली के सुल्तान अपने राज्य के विस्तार तथा कृषि के क्षेत्र के विस्तार के लिए जंगलों को कटवा देना चाहते थे, लेकिन आज जंगलों को अपने राज्य के विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि सड़कों, रेलों के विस्तार तथा उद्योगों के विस्तार के लिए काटा जा रहा है। आइए करके देखें। प्रश्न 11, पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है? क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखाचित्र बनाइए। उत्तर है, ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनवाई गई हैं। कुछ इमारतें निम्न हैं, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, रजिया का मकबरा, तुगलकाबाद किला इत्यादि। इनमें से किसी भी इमारत का चित्र आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।